नमस्कार दोस्तों, ये एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि सीटेट पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिससे हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 5 के पुस्तक जो है पर्यावरण की, उसके विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। कल की वीडियो हमने देखा जैसे कुछ जीव, कुछ जानवर, कुछ पशु या पक्षी वो जैसे कि सेंसिटिव चीज, जैसे वो कैसे देखते हैं, कैसे सूंघते हैं तथा कैसे सुनते हैं और इन सब चीजों की हेल्प से कैसे अपनी दिनचर्या का वो वहन करते हैं। फिर हम लोगों ने सांपों के बारे में भी जाना, कौन कौन सांप होते हैं, कौन कौन जहरीले होते हैं, और उसके साथ साथ हमने सांपों से संबंधित नृत्य के विषय में भी हमने समझा था। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 5 एनसीईआरटी की सेकंड वीडियो होगी, तो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारे पेट से, ठीक है, यानी कि स्टमक से। जनरली क्या होता है, जैसे अब कभी कभार होता है हम लोग खाना खाते समय कुछ चीजें सीधा निगल जाते हैं। जैसे कभी कोई गाजर खा रहा है, खाएगा, कच कच 2 बार दबाएगा, खा गया। चावल खा रहा है, खा गया। कभी कोई खड़ी खड़ी दाल पूरा निगल जाता है। लेकिन उन सब चीजों को, या आप कह लीजिए कि जो भी चीजें हम खाते हैं, रोटी के टुकड़े हो गए, चावल हो गए, दाल हो गया, कुछ भी, उन सब को पेट में एक ऐसा रस है, या आप कह सकते हो कि पेट में एक ऐसा लिक्विड है जो उन सबको एकदम गला देता है। इतना ही नहीं, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो लोहे के, अगर मिलीमीटर मोटाई में लोहा हमारे पेट में चला जाता है तो वो उसको भी गला देगा। सोचिए, इतना खतरनाक लिक्विड हमारे पेट में है जो चीजों को गला देता है। अब बात ये होती है, अच्छा अगर ऐसा है तो हमारे पेट को क्यों नहीं जला पाता? कारण उसका यह है कि उस लिक्विड के चारों तरफ, या उस लिक्विड से सुरक्षा के लिए हमारे पेट में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। वो लेयर हमारे पेट की सुरक्षा करती है। लेकिन ये तो हो गई साइंस की बात। हमें ईवीएस के दृष्टिकोण से जो देखना है, हमारे पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये एसिड करता क्या है, ये एसिड भोजन पचाने में सहायक है, या आप कह सकते हो कि भोजन पचाने में ये सहायता करता है, और ये भोजन को एकदम तोड़ मरोड़ के पीस पास के एकदम कीमा बना देता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, जिसे हम लोग जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, क्योंकि ये जठर ग्रंथि से निकलता है, पेट में आमाशय से ये इसका श्रावण होता है, ये निकलता है, और इसका काम ही है भोजन को एकदम तूड़ ताड़ के एकदम खत्म कर देना। ठीक है, अब भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेट अच्छे से काम करे तो भोजन भी हमारा ऐसा रहना चाहिए जो ठीक ठाक हो। ठीक है, भोजन जो हमारा वो ठीक ठाक हो, अर्थात हमें सुरक्षित और संरक्षित भोजन करना चाहिए। जैसे दूध की बात करें तो दूध 1-2 दिन में खराब हो जाएगा, इसलिए दूध को उबाल करके रख दिया जाता है, उबाल करके, ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। अगर वही हम बात करें, अगर हम मान लीजिए सब्जी लाते हैं जिसमें हमें धनिया और पालक, क्योंकि ये सब्जी बहुत जल्दी खराब होती है, तो धनिया पालक को करना क्या है, धनिया पालक को आप गीले कपड़े से लपेट दीजिए। गीले कपड़े में लपेट करके आप इसको रख दीजिए। धनिया और पालक को गीले कपड़े में लपेट करके आप रख दीजिए। आपका ये जो भोजन है या भोज्य सामग्री है अधिक समय तक सुरक्षित रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो बुक में दिया है प्याज और लहसुन, देखिए प्याज प्लस लहसुन, ये दोनों ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खुली हवा में रखना अच्छा माना जाता है। खुली हवा में आप रख दीजिए, नमी से बचा करके, मतलब यहाँ पे पानी ना रहे, नमी से बचा करके रख दीजिए। ये काफी समय तक, या कह सकते हैं काफी दिन तक, ये आपका जो भोज्य पदार्थ है या जो भोजन बनाने की जो सामग्री है, ये काफी दिन तक आपकी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे दूध को क्या करते हैं, दूध को उबाल करके, धनिया और आपका जो लहसुन है इसको हम गीले कपड़े में लपेट करके रखेंगे। प्याज और जो लहसुन है ये आपका, इसको क्या करेंगे, हम खुली हवा में रखेंगे। अब आता है पके हुए चावल को। जो पका हुआ चावल है उसको हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसको हम
पानी से भरे बर्तन में, पानी से भरे बर्तन में हम ढक के रखेंगे। ठीक है, पानी से भरे बर्तन में ढक करके सुरक्षित हम रखेंगे, यानी कि जो बर्तन होता है उसमें हम ढक करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब इतने हमने क्यों पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इतने का ही जिक्र किया गया है, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अब देखिए, ये चीज पढ़ने के पश्चात एक आम को, आम से आम पापड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आम से आम पापड़ बनाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में बड़े चाव से या बड़े प्रेम से खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आम का आम पापड़ बनाया जाता है, जिसको बड़े प्रेम से खाया जाता है, और उसको वहां कहते हैं मामीडी तांड्रा। क्या कहते हैं? मामीडी तांड्रा। ठीक है, तो आम का या आम को संरक्षित करने के लिए, आम का या आम को संरक्षित करने के लिए हम उसका पापड़ बना देते हैं, और इस पापड़ को कहां, आंध्र में या आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? मामीडी तांड्रा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अपना करके या जिसकी हेल्प से हम भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि इसको हम अच्छे से सेव कर सकते हैं ताकि हमको फ्यूचर में काम दे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टर्म्स को हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो अगला हमारा टर्म्स है वो एक विशेष प्रकार का पौधा है, निपेंथिस। क्या है? निपेंथिस। अब इस पौधे की खासियत समझिएगा, बड़ी ही छोटी में आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, निपेंथिस, सबसे पहली चीजें समझिएगा, ये पौधे को राक्षसी पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षसी पौधा भी कहा जाता है, राक्षसी पौधा। इसका नाम घटपर्णी पौधा भी है। क्या है? घटपर्णी पौधा। घट मतलब होता है आपका मटका, पर्णी मतलब पत्ता, यानी कि मटके जैसे पत्ते वाला आपका, या मटके से ढक्कन के पत्ते वाला ये पौधा है। राक्षसी पौधा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं या जीव होते हैं, जैसे कि मक्खी हो गया, भंवरा हो गया, मच्छर हो गया, इन सबको ये अपने जाल में चपेट करके खा जाता है। खाता कैसे है समझिएगा। जैसे घटपर्णी पौधे की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप की संरचना बनी रहती है। अब जैसे मान लीजिए भौरा आया, ऐसे उड़ते उड़ते ये अपने अंदर से एकदम बढ़िया बढ़िया सेंट फेंकता है। सेंट मतलब सुगंध। इस सुगंध को सूंघ करके ये भौरा उड़ते उड़ते आएगा, और जैसे ही यहां पहुंचेगा ढक से अपना ढक्कन बंद कर लेगा। जैसे ऐसे ढक्कन खुला रहेगा, जैसे पहुंचेगा ढक से बंद कर लेगा। अब बंद करके उसकी पूरी हड्डियां सहित चबा जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राक्षसी पौधा। क्या बोलते हैं? राक्षसी पौधा। तो निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता है या उनको पूरी तरह से निगल जाता है, जिसलिए इसको हम कहते हैं राक्षसी पौधा। इसका एक और नाम है घटपर्णी पौधा, और ये पौधा हमारे भारत देश में मेघालय में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है, और वैसे ये पूरे पूरे इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ये पौधा वहीं ज्यादा पाया जाएगा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। क्योंकि नाइट्रोजन एक विशेष तत्व है जो पेड़ पौधों के विकास के लिए चाहिए, लेकिन जहां नाइट्रोजन नहीं रहता वहीं ये पौधे होते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूसरे जीवों का शिकार करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को अच्छे से पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निपेंथिस बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। निपेंथिस क्या है? निपेंथिस एक राक्षसी पौधा है, या आप कह सकते हो निपेंथिस एक मांसाहारी पौधा है जो छोटे जीवों को खा जाता है। ये ज्यादातर मेघालय में देखने को मिलता है। ये उन क्षेत्रों में होता है जहां नाइट्रोजन तत्व की बेहद कमी होती है, या मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। इसका एक और नाम क्या है? घटपर्णी। क्योंकि ये निपेंथिस पौधा हमारे भारत देश में पाया जाता है, इसलिए हमने इसकी यहाँ पे चर्चा कर दी। निपेंथिस के अलावा कुछ और पौधे हैं, जैसे वीनस फ्लाई, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पौधा भी क्या है? एक राक्षसी पौधा है।
वीनस फ्लाई के अतिरिक्त यूट्रिकुलेरिया, नाम लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा, यूट्रिकुलेरिया और डोसेरा, डोसेरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो मांसाहारी होते हैं या छोटे जीवों को ये अपनी जाल में फंसा के खा जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पौधे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। बाकी आपको मैंने भारत में तो बता ही दिया कि भारत में ये पौधे कहां आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में चर्चा करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट पौधा और है, देखिए कौन सा है, देखिए वेलक्रो। वेलक्रो पौधे की खोज या वेलक्रो की इंपॉर्टेंस को बताया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। किसने बताया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। अब ये वेलक्रो पौधा है क्या? वेलक्रो, जैसे वेलक्रो मतलब जैसे आप जब सैंडल खरीदते हो, सैंडल को आप ऐसे छुड़ाओ, चर्र चर्र की आवाज आती है ना, जब सैंडल को आप ऐसे छुड़ाइए चर्र से, फिर आप उसको चिपका दीजिए, फिर छुड़ाइए चर्र से, फिर उसको चिपका दीजिए, तो ये चरचराहट वाला है, इसको खोजा था किसने? इन्होंने, वेलक्रो ने, ठीक है। इस पौधे का नाम है वेलक्रो, जिसको खोजा था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। अपने ये कुत्ते के साथ घूमने जा रहे थे, तो एक बार हुआ क्या कि इनके जूते को कुत्ते ने फेंक दिया झाड़ी में। तब इन्होंने जब अपने जूते को निकाला तो चरचराए की आवाज आई, ऐसा लगा इनको कि जैसे जूते को कोई पकड़ के खींच रहा था। तब उन्होंने उस पर ध्यान दिया और वेलक्रो का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो वेलक्रो खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। कैसे की थे भाई? कुत्ते के साथ ये घूम रहे थे और घूमते हुए इन्हें पौधा दिख गया और इन्होंने वेलक्रो की खोज कर दी, ठीक है। ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कुछ खाने पीने की चीजें, जैसे अब ये खाने पीने की चीजें जो है कुछ हमारे यहाँ होती हैं, कुछ हमारे यहाँ बाहर से आई हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिर्च की, किसकी बात करें? मिर्च की। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिर्च की बात करें, हम बात करें आलू की, और हम बात करें टमाटर की। मिर्च, आलू और टमाटर, इसको भारत में लाया कौन था? पुर्तगाली। कौन लाया था? पुर्तगाली। कहां से लाए थे? दक्षिण, कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। हमारे यहां मटर और गोभी, मटर और गोभी कहां से आए हैं? यूरोप से। कहां से आए हैं? यूरोप से। हमारे यहां सोयाबीन, सोयाबीन कहां से आया है? चाइना से या चीन से। आसाम, आसाम से हमें क्या मिलता है? चाय। तो ये जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, जैसे मिर्च, मिर्च कहां से आया है? मिर्च दक्षिण अमेरिका से भारत देश में आया था। लाया कौन था? पुर्तगाली। तो ये क्वेश्चन खूब पूछता है, जैसे पूछ लिया मिर्च कहां से आई, तो बच्चे मार देते हैं पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल वाला लाया था। ऐसा नहीं है, पुर्तगाली लोग लाए थे, लेकिन कहां से? दक्षिण अमेरिका से लेके भारत आए थे। तो आपसे पूछेगा कि भारत में मिर्च कहां से आई? दक्षिण अमेरिका से। कौन लाया? पुर्तगाली लोग। मिर्च कहां से आई? दक्षिण अमेरिका से। कौन लाया? पुर्तगाली लोग। मटर गोभी कहां से आया? यूरोप से, ठीक है। मटर गोभी यूरोप से। और अगर वही चाइना की बात करें तो वहां से सोयाबीन आया है। बाकी आसाम, आसाम तो हमारा राज्य ही है जिसमें जहां पर चाय की खेती बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, खाने की बात तो बहुत हो गई, सीधी सीधी बात है, खाने के बाद हम ढकेलेंगे क्या? पानी। अब ढकेलेंगे पानी, तो पानी के विषय हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहां से आपको कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान, राजस्थान का जगह है जैसलमेर। अब देखिए इसको, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जैसलमेर के जो राजा थे उनका नाम था घड़सी। क्या नाम था? घड़सी। इन्होंने सर, घड़सी सर, देखिए सर मतलब होता है तालाब, और घड़सी मतलब, घड़सी जो थे वो राजा थे। क्या थे? राजा। तो जैसे नाम से लग रहा है राजा तालाब ना, घड़सी सर, घड़सी सर।
इसने क्या किया, इसने तालाब के चारों ओर लोहे के तारों से या लोहे की जंजीर से लोहे की जंजीर से बड़े बड़े खंभे इसने बंधवाए, बड़े बड़े इसने खंभे बंधवाए। और इसके बाद इसने नीचे जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों का चारों तरफ से इसने निर्माण करवाया, चारों तरफ से इसने निर्माण करवाया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये राजा देखिए कितना बुद्धिमान था। इसने क्या किया, तालाब के चारों ओर बड़े बड़े लोहे के जंजीर से बंधे हुए पत्थर रखवाए। उसके बाद में तालाब के चारों तरफ सीढ़ी बनवाई ताकि आसानी से आदमी अंदर चला जाए और पानी लेके बाहर चला आए। अर्थात मोटा मोटा कहा जाए तो इसने तालाबों को नया जीवन दान दे दिया, या तालाबों को इसने क्या किया, उनका उद्धार कर दिया। इसीलिए कहा जाता है घड़सी सर। ठीक है, क्या कहा जाता है, घड़सी सर। तो घड़सी सर मतलब होता है, घड़सी मतलब राजा और सर मतलब तालाब। तो घड़सी सर यानी कि राजा ने तालाबों का जब निर्माण करवाया या तालाबों को जब बनवाया तो उसने क्या किया, सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ बिछवा दिए, लोहे की जंजीरें बांध दी ताकि कोई जानवर ना आने पाए। उसके बाद तालाब के चारों तरफ अच्छी अच्छी सीढ़ियां बनाई और उन सीढ़ियों से नीचे जाए आदमी और फिर पानी लेके आके बाहर चलाए और पी ले। ठीक है, इस बात की जानकारी हमें कौन देता है, अल बरूनी। कौन देता है, अल बरूनी। ये आपका बाहर से जो सऊदीया से आया हुआ व्यक्ति था जिसने अपनी किताब में, या ये 973 ईस्वी में पैदा हुआ था और जब ये बात उजागर हुई तो उस समय 1973 था, यानी कि लगभग इसके 1000वें बर्थडे पर 1000वें बर्थडे पर यह बात उजागर हुई कि अल बरूनी ही था वो व्यक्ति जिसने अपनी किताब में लिखा था। क्या लिखा था कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि तालाब के चारों तरफ बड़ी बड़ी जंजीर से बंधे हुए पत्थर थे। तालाब के चारों तरफ से अंदर व बाहर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। लोग वहां से आते, पानी का उपयोग करते और वो चले जाते। ठीक है, इसके विषय में किसने सबसे पहले बताया था, अल बरूनी ने। तो घड़सी सर का मतलब आपको समझ में आ गया। क्योंकि राजस्थान हमारा एक सूखाग्रस्त प्रदेश है इसलिए वहां पानी की बहुत समस्या होती है। ठीक है, समस्या होती है। तो एक बार राजस्थान के जोधपुर में, कहा, जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में 1986 में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था, सूखा। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के ही अलवर जिले में, राजस्थान के ही अलवर जिले में एक महिला थी दड़की माई। दड़की माई, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तालाब की साफ सफाई के लिए या तालाब के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। तो राजस्थान में पानी की समस्या है। पहला काम क्या हुआ, राजा ने, घड़सी सर ने तालाबों का निर्माण करवाया। दूसरा काम क्या हुआ, अलवर जिले में दड़की माई ने क्या किया, तालाबों का निर्माण करवाया। तीसरा यह था कि 1986 में बहुत भयंकर तूफान सूखा आया था जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। तो ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। यही से रेट करके क्वेश्चन आता है कि अगर कुएं के चारों तरफ हम चबूतरे को सीमेंट से भर दें तो क्या होगा। देखिए, अगर आप कुएं के चारों तरफ सीमेंट से भर देंगे तो जब बरसात होगी आसपास के पानी को जमीन सोख नहीं पाएगी, और जब नहीं सोख पाएगी तो कुएं का जो पानी लेवल है वो नीचे चला जाएगा और समय के साथ साथ कुआं पूरी तरह से सूख जाएगा। इसलिए कुएं के आसपास के इलाकों में प्लास्टर बिल्कुल नहीं करना चाहिए या सीमेंटिंग नहीं करनी चाहिए। आज हमारा जल का स्तर नीचे लगातार क्यों गिरता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पे घर बन रहे हैं, घर बनने के बाद टाइल्स लग जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, वहां लीपापोती हो जा रही है। कोई कोई इतना पगला गया है अपने पूरे द्वार की घुरैया करवा दे रहा है। अगर बेवकूफ जब घुरैया करा देगा तो नीचे पानी जाएगा नहीं, जब नीचे पानी नहीं जाएगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चूंकि पानी की समस्या है या आप कह सकते हो कि पानी वाला टॉपिक चल रहा है तो हम कुछ चीजों को और समझ लेते हैं जो पानी से संबंधित है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उत्तराखंड में
यानी कि यूके में उत्तराखंड में पानी को बचाने के लिए या पानी की कीमत को समझाने के लिए जब कोई नई नवेली दुल्हन जाती है या जब नई नई शादी होती है तो सबसे पहले वो अपने ससुराल के तालाब की पूजा करती है। ठीक है, एक प्रथा से जोड़ दिया गया है ताकि पानी की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तालाब से वो करती है। क्लियर? देखिए अब जैसे पानी में क्या होता है, कभी कभी आप देखें इतना बड़ा सा जहाज वो पानी में नहीं डूबता, लेकिन अभी हम इतना छोटा सा खिल्ला फेंक दें या कील फेंक दें वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो वस्तु तैरेगी। क्या करेगी? तैरेगी। और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो क्या होगा? वो डूब जाएगी। अब है ये कम ज्यादा क्या, किससे कम ज्यादा? पानी से। ठीक है, किससे? पानी से। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है ABCDEFGH, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो हमेशा तैरेगी, और अगर घनत्व ज्यादा है तो वो वस्तु डूब जाएगी। जैसे मृत सागर में अगर हम लोग नहाने जाएं तो बड़ा मजा आएगा। आप कैसे मूड़ी के बड़े कूद जाइए धम से, आप ऐसे तैरोगे, बड़ा मजा ऐसे ऐसे करते हुए आराम से एकदम रिलैक्स मोड में तैरोगे। इसका कारण ये है कि ये बहुत खारा है, बहुत ज्यादा ही खारा है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सोचिए 300 ग्राम नमक है। यहाँ अभी खाने में इतना नमक डाल दीजिए तेज हो जाता है, ऐसा तैयारी यार उल्टी हो जाएगी, फेंक दो। लेकिन वहां 1 लीटर पानी में 300 ग्राम यानी कि लगभग 1 पौआ नमक है। अब 1 लीटर पानी में जब 1 पौआ नमक रहेगा तो सोचिए आप आदमी कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। ठीक है, तो हमको तो ये जानना था संसार का सबसे खारा सागर कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर में एक आदमी आराम से तैर सकता है क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इस टॉपिक में खारा, अच्छा ये सागर जो है खारा होता क्यों है? नमक के कारण। ठीक है, नमक के कारण। अब आप नमक की इंपॉर्टेंस देख रहे होंगे इस समय, चाहे पानी पूरी हो, चाहे आपके बर्गर हो, चाहे डोसा हो, जो मन तो हो, फलान ढिमकाना हो, बगैर नमक के मजा ही नहीं आता। नमक नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो अंग्रेजों ने कहा यार ये नमक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति खाता है ना, लगाओ इस पे टैक्स। नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। जब नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया तो ये बात पता चली किसको? गांधी जी को। जब इन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया तो गांधी जी को ये बात पता चली। गांधी जी ने कहा ऐसा है, अभी हम साबरमती आश्रम में हैं। कहाँ है? साबरमती आश्रम में। वहां से ये अपना लाठी लेके चल पड़े 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए कहां? दांडी। और ये दांडी कहां है आपका? गुजरात में। ठीक है, कहां है? गुजरात में। और साबरमती कहां है? ये भी है आपका गुजरात में। यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल लगभग 24 दिन की उन्होंने पैदल यात्रा की। दांडी जब ये पहुंचे समुद्र के किनारे तो इन्होंने खुद नमक बनाया और कहा हम अंग्रेजों का शासन तोड़ते हैं या नहीं मानते हैं, तो इसलिए इस यात्रा को नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। क्योंकि गांधी जी चुपचाप जा रहे थे, किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो इसलिए इस आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इस आंदोलन को या इसको हम क्या कहते हैं? नमक तोड़ो कानून भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इस दिन नमक बनाया था। गांधी जी की यात्रा कहां से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम, जो कि आपका कहां है? गुजरात में। वहां से लेकर के समुद्र के किनारे तक
कितने दिन की यात्रा? 24 दिन की। और दांडी में जाके जब इन्होंने नमक बनाया तो उन्होंने कहा कि आज से हम अंग्रेजों का कोई चीज उपयोग नहीं करेंगे और नमक हम अपना बना के खाएंगे। क्लियर? तो ये बात हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने आगे के जो हमारा टॉपिक है उनको हम समझते हैं। देखिए अब थोड़ी सी यहाँ पे बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मच्छर। मच्छर के काटने से क्या होता है? हमें डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, चिकनगुनिया और मलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया मच्छर के काटने से ये 3 रोग होते हैं। देखिए डेंगू को हमें पढ़ना नहीं, हालांकि ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, चिकनगुनिया मच्छर काटने से होता है और मलेरिया। हमको फोकस करना है मलेरिया पे क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है। देखिए सबसे पहली चीज मलेरिया, एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल एनाफिलीज फीमेल मच्छर के काटने से ये रोग होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जीवाणु, ठीक है, प्लाज्मोडियम जीवाणु, ठीक है, प्लाज्मोडियम जीवाणु से ये होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ अब देखिए क्योंकि मलेरिया जो है इसमें होता क्या है, सर्दी के साथ आपको तेज बुखार होगा, मतलब आपको ठंडी लगेगी और तेज बुखार हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया के बारे में सबसे पहले खोजा था रोनाल्ड रोस ने, जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया 1902 में। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने मलेरिया की खोज की और बताया कि मच्छरों के काटने से ये रोग होता है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया और कहा गया कि आप दवा बनाइए। अब बेचारे ये परेशान हो गए। सोचिए, एक तो महिला का काटा हुआ, एनाफिलीज महिला है ना। मच्छरों में भी जो लेडीज महिला होती है, लेडीज जो आपकी मच्छराइन होती है, जब मच्छराइन आपको काटेगी तो आपको मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया का इलाज रोनाल्ड रोज खोज ही नहीं पा रहे थे। कहे कैसे खोजे, तभी प्रार्थना करे हे प्रभु कैसे खोजे। भगवान कहे देखो ये औरतों काटा हुआ, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, तुम्हें कहां से बताएं। कहे कुछ तो रास्ता दिखाइए प्रभु। कहे देखो इनका रास्ता तो, इनको तो भाई बता देते हैं लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। इनकी दवा कुनैन पेड़ के पास है। किसके पास? कुनैन, सॉरी कुनैन नहीं, सिनकोना। किसके पास है? सिनकोना वृक्ष, सिनकोना पेड़ के पास जाओ, वहां से इनकी दवा बनेगी और उस दवा का नाम है कुनैन। ठीक है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है और उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम है कुनैन। ठीक है, क्या नाम है? कुनैन। कुनैन। क्लियर हुआ? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चूंकि उसकी दवा कोई नहीं बना सकता, इसलिए भगवान ने बना दिया सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। मलेरिया के बारे में रोनाल्ड रोस ने बताया था, इसलिए उनको 1902 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए, तो ये हो गई हमारी एक बीमारी। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में मान लीजिए ब्लड चेक कराया और बताया गया कि तुम्हें खून की कमी है, क्या है? खून की कमी है, तो खून की कमी की बीमारी को हम कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं? अनीमिया। देखिए, जैसे इसको खून की कमी होगी, खून की कमी कहने का मतलब यह है आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की कमी। और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन यानी कि लोहा, लोहे की कमी। ठीक है, अर्थात
अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत लोहे की कमी है, मतलब उसके अंदर खून की कमी है, मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब उसके अंदर या उसको अनीमिया रोग है। और अनीमिया रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा और सिंपल उपाय है गुड़, आंवला और हरी सब्जियां या हरी पत्तेदार पत्तेदार सब्जियां या वेजिटेबल्स। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। क्लियर हुआ? किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी है, किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी है तो उसे अनीमिया रोग हो सकता है। अनीमिया रोग अर्थात खून की कमी, अर्थात और अगर खून की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कमी कम हो गई यानी कि आयरन आयरन कमी हो जाएगी या लोहे की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास 5 एनसीईआरटी की सेकंड क्लास। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।